इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसा है कि आपने देखा होगा दुनिया भर में जब मुसलमान एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं तो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, और जवाब इसका होता है वालेकुम अस्सलाम। तो जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हाथ इस तरीके से ऊपर आता है। तो दुनिया भर के मुसलमान ऐसा ही करते हैं पाकिस्तान को छोड़ के। मैं आपको सच बता रहा हूं एक बात, पाकिस्तान में जो हाथ है ना वो ऊपर तक नहीं जाता, वो हाथ यहां तक रहता है ऐसे। बाकी दुनिया भर के मुसलमान बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी कहते हैं जितना दो उतना कम। ठीक है, एक कहते हैं, बाकी मुसलमान दुनिया भर के कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, ये कहेंगे जितना दो उतना कम। अभी शहबाज शरीफ है, उसने मुंह फाड़ दिया अपना। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज का छोटा भाई, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि हमें 30 अरब डॉलर चाहिए, 30 अरब डॉलर। ये जो वहां पे बाढ़ आई है उससे अगर पाकिस्तान को रीबिल्ड करना है ये दुनिया देगी, क्योंकि सही बात है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की कभी नहीं होती, वो दुनिया की होती है। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बाढ़ आई है इसलिए पाकिस्तानी पैसा मांग रहे हैं। ना 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 मेरे भाई ना, ये उसके पहले भी मांग रहे थे। 150 अरब डॉलर ये हजम कर चुके हैं, 150 अरब डॉलर। तो अब ये कह रहे हैं कि हम चीन से बात करेंगे। पेरिस क्लब, नॉन पेरिस क्लब की जो बात है, नॉन पेरिस क्लब लार्जली चाइना, पेरिस क्लब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो जो चाइना से लोन लिया है, चाइनीज को बोल रहे हैं यार कि देखो तुम तो हमें और नहीं दोगे, तुम एक काम करो, इसको रीशेड्यूल कर दो कि जो हमें तुम्हें किस्तें देनी थी वो हम तुम्हें बाद में देंगे। अब चाइनीज का कोई जवाब नहीं आया इसके ऊपर, क्योंकि ये तो अरबों डकार चुके हैं ना चाइनीज से, और है कुछ नहीं जमीन पे। चाइनीज ने 45 से लेकर 50 अरब डॉलर लगा दिए पाकिस्तान में। जिस मुल्क में 45 से 50 अरब डॉलर लगे हों, वो मुल्क 1-1 अरब डॉलर की भीख मांग रहा हो दुनिया भर से, गिड़गिड़ा रहा हो सबके सामने, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। तो यार ये कैसे हो सकता है? ये इसका मतलब कोई डकार गया चला गया, क्योंकि जमीन पे तो कुछ नहीं दिख रहा। खैर, बेसिकली पाकिस्तान ने मुंह फाड़ के पैसा मांग लिया। अब दुनिया को पाकिस्तान को पैसा देने में बड़ा कोफ्त हो रहा है। कोई पाकिस्तान को पैसा देना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, इनके 2 तरीके हैं पैसा मांगने के। या तो आपसे कहेंगे भाईजान पैसा दे दो, और आप कहेंगे नहीं यार आपने पिछली बार भी तो मांगा था पैसा, हम नया पैसा क्यों दें आपको? तो कहते हैं अच्छा ठीक है, जो पिछली बार आपने दिया था वो माफ कर दो। ये 2 ही तरीके हैं पाकिस्तान के, या तो दे दो या जो पिछली बार दिया था वो माफ कर दो, और बहुत ही अच्छा होगा तो दोबारा दे दो, तिबारा दे दो, चौबारा दे दो। ये इनका सिस्टम कभी खत्म नहीं होता। खैर, इसाक डर जो है, जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने ये बोला है कि हम लोग डिफॉल्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान पूरा करेगा। कैसे करेगा भगवान जाने, ये तो मुझे नहीं पता कैसे करेगा, लेकिन कह दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, दाग दिया मामला तो दाग दिया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई है। दूसरी चीज ये हो गई कि पाकिस्तान ने फिर धमकी दे दी। हमने कल ही डिस्कस करा था ना कि भारत ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसा भारत ने बोला था। रमीज राजा को गुस्सा आ गया यार, जो पीसीबी का चेयरमैन है, उसने बोला ठीक है, जेब हमारी फटी, भिखारी हम, दुनिया भर से हम पैसे मांगते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन यार अभी तो बोला था जो बाइडेन ने कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है। भारत को इस बात की तो इज्जत करनी चाहिए कि हम बहुत खतरनाक हैं। पल्ले हमारे कुछ नहीं, बस का हमारे कुछ नहीं, लेकिन हम खतरनाक पूरे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो रमीज राजा ने बयान दाग दिया कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे जो इंडिया होस्ट करेगा। ये पहले इसका बयान देखिए, इसी भाई का ना एक बयान है इसने जो कुछ समय पहले दिया था। और मैंने सबसे क्रिकेट बोर्ड में भी कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। But they don't get to do now because they ICC को देते हैं।
उसकी फाइल से भी अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है 2 मिनट में वो पैकअप करके चले गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं जी। अगर भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद कर सकता है। ये भाई खुद कह रहा है, जो अभी इतनी दहाड़ा मार रहा था ना शेर की तरह, उस जमाने में एक बकरी के बच्चे की तरह मिमिया रहा था। छोटा सा मेमना होता ना, मेमना की तरह मिमिया रहा था। हमारा पैसा इंडिया से आता है, सही बात है। पाकिस्तानी जो है वो फ्री में क्रिकेट देखेंगे, पैसा वैसा थोड़ा ना खर्च करते हैं, ही नहीं पैसे वहां पे। तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। देखिए बात यह है कि क्या एशिया कप पहले बाहर हो चुका है? हाँ हो चुका है, अबू धाबी में, यूएई में हो चुका है, हर जगह, मतलब अलग अलग मुख्तलिफ जगह उनके दुबई वुबई उनके मैचेस होते हैं। तो अभी बाहर क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान ने बयान दाग दिया कि साहब अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है ना अगले साल वर्ल्ड कप की। तो मत आओ यार, हम तो चाहते नहीं तुम आओ। तुम वैसे भी बिना वीजा के आते हो कश्मीर में, मारे जाते हो वहां पे। यहां पे अगर वीजा के साथ भी आओगे, वी डोंट वांट यू देयर, आप प्लीज गो, प्लीज गो। इनको क्रिकेट पैड के लिए, क्रिकेट ग्लव्स के लिए, बैट बॉल के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और तेवर देखो इनके ऐसे, बिल्कुल जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होंगे। तेवर बड़े सारे हैं इनके, लेकिन पैसा इनके पास 0 है। तो ये तो हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट का अभी चल रहा है। और जय शाह बोला कि साहब मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानी रिएक्ट कैसे करते हैं यार, मुझे इनका लॉजिक समझ में नहीं आया। ये लॉजिक पे चलते ही नहीं है, अजीब है। जय शाह ने हमें इसलिए मना करा है क्योंकि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का वो बेटा है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर साजिश करी है और बोला है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसमें साजिश क्या है? मैं तो भाजपा और आरएसएस का नहीं हूं, मैं खुद पाकिस्तान नहीं जाऊंगा कभी। तुम बुलाओगे 10 बार, तुम तरले करोगे, पैर छूओगे, मैं तब नहीं जाऊंगा। अनलेस ऑफ कोर्स कि यहां से हमारे भारत की सरकार में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है कि कभी बोलते हैं कि ठीक है हम लोग इंडिया से कुछ लोग भेजना चाहते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ कहती है तब इसके बारे में सोचा जा सकता है, वरना आप पैर पड़ लोगे मेरे, मैं तब नहीं आऊंगा। ये सोच रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपने बेटे जय शाह को बोला है कि तुम मत भेजना, और ये साजिश हो गई। भाई साहब पाकिस्तान कौन आना चाहता है? कौन आना चाहता है? नोबडी वांट्स टू कम। और जय शाह ने वही बात बोली, हम नहीं जाना चाहते। आतंकी हो वहां पे, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता किसको कौन वहां पे निपटा दे। यार वहां पे रोहित शर्मा जाएगा, विराट कोहली जाएगा, ये हमारे देश के मतलब लेजेंड्स हैं यार। ये तो हमारे बहुत, जिसको कहते हैं कि हीरे हैं हमारे मुल्क के, ये हमारे असली में आज की तारीख में हमारे कोहिनूर हैं। वहां पे कुछ जान माल का कुछ पता ही नहीं है, वहां पे पाकिस्तानियों का नहीं पता। ये तो वहां के मौलवी देखेंगे 11-11 काफिर, तो उनकी जबान लाड टपकेगी कि हम इन्हीं को खा जाएं, बंदे नहीं हो लड्डू हो। तो ये एक और है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा वीडियो है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा और क्या हो रहा है वहां पे। दहशतगर्दों को आप, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, उनको आप खत्म कर सकें, लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी की जा रही है हमारी। वो नस्लकुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, आपके हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले अमेरिकन ऐवान में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया है। आज फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं आप लोग बलूचिस्तान में। हम बंगालियों की तरह कितने ताकतवर नहीं, हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं। हमारी तादाद से ज्यादा जो है, आपने हमारे नौजवानों के कब्रिस्तान खड़े कर दिए।
और कहते हैं कि जब भी हम हुक्मरानों से बात करते हैं, कहते हैं ये लोग तो जी अफगानिस्तान में हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, यहां पे कार्रवाई करके चले जाते हैं, फिर अफगानिस्तान। भाई एक जमाने में अफगानिस्तान तो आपके हाथ में नहीं था, अब तो माशाल्लाह अफगानिस्तान आपके बकौल, आपकी कोशिशों से जो वो आपका मुल्क का 5वां सूबा बन गया है, और वहां पर आपके बगैर चाहते हुए कोई चिड़िया पर तक नहीं लगा सकती। तो कैसे अभी भी वो लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं? वो एक की तादाद नहीं है, हजारों की तादाद है। अगर वो अफगानिस्तान में है तो उनके लिए माजर कैंप बनाए गए होंगे। क्या उनके लिए कोई वहां पर कोई माजर कैंप बनाया गया है जिसमें वो अभी तक हैं? लेकिन हैं अफगानिस्तान में, लाशें यहां से बरामद हो रही है। जनाब स्पीकर साहब, इनकी शक्ल सूरत देखिए आप, लगता है ये बलूचिस्तान की पहाड़ों पे नहीं, जहां पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है 48 से 50 तक जाके पहुंचता है, लगता है सियाचिन या कश्मीर की पहाड़ों में इन्होंने जंग लड़ी होगी, जिनकी रंगत जो है वो सब्ज होने की बजाय और गोरी चिपटी हो गई है। उनका हुलिया, उनका दाढ़ी का तराश, कोई भी पहाड़ में बैठा हुआ शख्स जो है ना, अपने साथ 5 स्टार का जो है बार्बर या हजाम लेके नहीं घूमता होगा, जो उसकी दाढ़ी भी तराशे और उनके सबके बालों को जो है ना एक ही तरह से काटे। ये सिर्फ एक ही कुव्वतें कर सकती हैं, जिनके बारे में हम जब कहते हैं जी आप इदारों के बारे में बात करें, तो भाई किसके बारे में हम बात करें? ये आफत तो खुदा ने तो हम पे नहीं लाई है ना, इसके जिम्मेदार क्या यहां के हुक्मरान नहीं, वो कुव्वतें नहीं जिनके हाथों से रोजाना हमारी लाशें उठाई जाती है? ना धकेले हमें उस स्टेज पर, और एक बार हम लोग उस स्टेज पर चले गए तो फिर वापस आने की फिर हमसे उम्मीद ना रखें। और अपनी कमजोरियों को, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उनके पीछे जाने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय, जो इन्होंने स्टाफ में अपने अकूबत खानों में, तहखानों में जिन नौजवानों को रखा हुआ है, उनमें से चंद एक मार के फेंक के और अपना स्कोर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं कि जी हाँ हमने दहशतगर्द मार दिए। भाई दहशतगर्द आपने नहीं मारे। दहशतगर्द मारने के लिए जब आप जाने की जरूरत नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे सरदार अख्तर मेंगल, बलूचिस्तान के एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। इन्होंने ये बोला कि यार आप लोग हमारे साथ वही कर रहे हैं जो आपने बंगालियों के साथ 1971 में करा था। और इन्होंने यहां तक बोल दिया कि बलूचिस्तान में आप लोग जेनोसाइड कर रहे हैं और आप हमें इतना मत धकेलें कि फिर इसके नतीजे कुछ और निकलें। ये अख्तर मेंगल साहब हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, काफ़ी इनका बलूचिस्तान की जो सियासत है, बलूचिस्तान की राजनीति जो पॉलिटिक्स है, उसमें काफ़ी इनकी पकड़ अच्छी है। और इन्होंने ये बोला है। और पाकिस्तान में एक और चीज़ हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक बड़ी खौफनाक, खतरनाक खबर आई है जो पाकिस्तान में अब लेटेस्ट बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो गया है। निश्तार हॉस्पिटल है मुल्तान में, मुल्तान वही जगह जहाँ का इंजमाम लग रहने वाला है, जिसको सुल्तान ऑफ मुल्तान कहते हैं। निश्तार हॉस्पिटल की छत पे, निश्तार हॉस्पिटल की छत पे क्या हुआ कि दर्जनों लाशें मिली हैं। कोई कहता है 50, कोई कहता है 100, कोई कहता है 200, मुझे नहीं पता कितनी लाशें मिली हैं, लेकिन उसकी जो छत है वो लाशों से भरी थी और एक कोल्ड स्टोरेज टाइप का, एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर टाइप का था, वहां पे लाशें एक दूसरे के ऊपर, और बिल्कुल नंगी, उनके तन पे कपड़े नहीं थे, और ये लाशें वहां पे ऐसी बिखरी पड़ी थी। तो लोगों ने पूछा, इंक्वायरी करी कि साहब ये लाशें क्यों पड़ी हैं यहाँ पे? कह रहे नहीं, हमारे डॉक्टर जो हैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये सब जैसे कि अस्पतालों में होता है, रिसर्च करते हैं। लेकिन बीच में बलोच कूद गए और बलोच ये कह रहे हैं कि जो हमारे बंदे हैं, जो डिसअपियर्ड हैं, जो बलोचों को आप अगवा कर लेते हैं रात को और उनको मार देते हैं, उनकी बॉडीज हैं। सिंध वाले अलग से बीच में आ गए, कह रहे नहीं, हमें जो मारा है पाकिस्तानी फौज ने, हमारे बच्चों की बॉडीज हैं, आप इनका डीएनए टेस्ट कराओ। तो ये इतनी दोस्तों खौफनाक बात है निश्तार हॉस्पिटल की पाकिस्तान में जो हो रही। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मामला क्या है ये।
देखिए, कोई अकेला बंदा कोई गलत काम करे, कोई इंसान अलग काम करे, ऐसी बात नहीं है कि भारत में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, होता हर मुल्क में है। लेकिन पाकिस्तान में स्टेट करता है, ये सरकार ये काम करती है, तब जाके प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप और मैं गलत हों तो मुझे समझ में आता है कि इंडिविजुअल गलत है, इंडिविजुअल ने 50 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, उनकी लाशें ऐसे कर दी, ये केसेस वंस इन अ वाइल आ ही जाते हैं। लेकिन सरकार के सपोर्ट से ऐसा हो रहा है, सरकार ये कर रही है, तो यार ये जो चीज है ये बिल्कुल समझ के बाहर है। और वहां पे निश्तार हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है, लोग इसके डीएनए टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जी फटाफट पता लगाओ किसके हैं, क्योंकि बलोच कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, सिंधी कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी फौज ने अगवा करके इनको मार दिया। अब इनके ऊपर हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी मेरी बात हुई थी पाकिस्तान में, तो वो जिन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो ये कह रहे हैं कि एक और वहां पे अफवाह फैल रही है। तो जरूरी नहीं कि बात सच है जो मैं आपको बता रहा हूं, बट एक अफवाह के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं कि हो सकता है जिंदा लोगों को लाया गया हो वहां पे और उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करी गई हो अस्पताल के अंदर, उनके ऊपर कोई ड्रग लगाया हो या कुछ करंट दिया हो उनको बिजली का, कोई उनके ऊपर ऐसा तजुर्बा या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करी गई है। इसके ऊपर भी र्यूमर्स वहां पे फैल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन दर्जनों लाशें निश्तार हॉस्पिटल मुल्तान में मिली हैं, यह बात पक्की है। जो आपका मुल्तान का जो निश्तार हॉस्पिटल का जो वाकया, जो लाशें मिली हैं, कोई कहता है 200 हैं, कोई कहता है 500 है, अब अल्लाह ही जाने कितनी है। कौन है ये लोग? इसी मुल्क के बाशिंदे, मुसलमान हैं, इंसान हैं, किसी और मजहब से इनका ताल्लुक है? क्या लाशों की बेहरुमती इस तरह की जाती है? कहा जाता है कि वो टीचिंग हॉस्पिटल था और वहां पे मेडिकल कॉलेज था, तो शायद उस पर तजुर्बात किए जा रहे थे लाशों पर। मुमकिन होते हैं, तजुर्बात होते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक मखसूस जगह होती है। मैंने ये नहीं देखा कि तजुर्बात के बाद भी उनको फिर कपड़े पहना दिए गए। कई लाशें ऐसी हैं जो उनके तन पर वो कपड़े भी पहने हुए हैं। दोस्तों, जो पाकिस्तान में जो एक स्टेट है ना, राज्य है, सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसका एक मंत्री आतिफ खान इमरान खान की पार्टी का है। जाहिर सी बात है, इमरान खान की पार्टी वहां पे राज कर रही है। उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उससे पैसे मांग लिए, हफ्ता 80 लाख रुपए। पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है कि टेररिस्ट खुले पैसा मांग रहे हैं। अब समझ लीजिए किसी मंत्री से मांग लिया पैसा, तो जो कॉमन मैन है उनका क्या दुर्गति कर रहे होंगे। इन्होंने मंत्री आतिफ खान को बोल दिया। अच्छा, इसके पहले कि मैं इस स्टोरी पे आगे आपको ले जाऊं, मैं चाहता हूं इमरान खान की छोटी सी एक क्लिप देखिए, वीडियो देखिए, जिसमें इमरान खान बात कर रहे हैं जहनी आज़ादी की और कह रहे हैं ये जो तालिबान हैं ये बहुत बड़े फरिश्ते हैं और इनको देखो, इन्होंने आज़ादी दिलवा दी अफगानिस्तान को। ये ज़रा देखिएगा। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने देखा है वीडियो, इमरान खान कितना खुश हो रहा था कि यार तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, कद्दू में तीर हो गया, भाला मार दिया, दुनिया भर की चीजें, आज़ादी मिल गई, अमेरिकन चले गए। उन्हीं अमेरिकन को गाली दे रहा है जिस पर पला बड़ा है इसका मुल्क। वहां पे मच्छरदानियां नहीं बनती, वो भी इंडिया से मांग रहे हैं। लेकिन एटीट्यूड ऐसा है कि अमेरिकन से पैसे भी लेंगे, उनको गाली भी देंगे, तो उन्हीं अमेरिकन को गाली दे रहा है इमरान खान। तालिबान इतने अच्छे, तालिबान, वही तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भेज दी चिट्ठी इमरान खान के मंत्री को, आतिफ खान को, कि भैया ऐसा है, बहुत तुमने नोट कमाया, करप्शन कराए, अब 80 लाख रुपए जरा इधर रखो। और यह बात मैंने पहले भी बोली थी, एक बार किसी और वीडियो में मैंने बोली थी कि यह आम धंधा है, लेकिन अब अखबार में आ रहा है। जब मैंने बोला था ना आम धंधा है, तब बड़े पाकिस्तानी मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मुझे पाकिस्तान के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। मेरे तो हर जगह दोस्त हैं, हर बड़े शहर में, हैदराबाद सिंध में मेरे दोस्त हैं, मेरे कराची में दोस्त हैं, मेरे लाहौर में दोस्त हैं, मेरे मुल्तान में एक बंदा है जिसको मैं जानता हूं, ही इज नॉट अ फ्रेंड, ही इज एन एक्वेंटेंस। मेरे बलूचिस्तान में कई सारे दोस्त हैं, मेरे खैबर पख्तूनख्वा में दोस्त हैं। क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मेरे तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 2-3 पाकिस्तानियों से मैं बात नहीं करता फोन पे। एवरी सिंगल डे आई टॉक टू देम। मेरी रिसर्च डायरेक्टली वहां से है,
वो तो मैं आपको क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होता है इसलिए स्क्रीन पे आपको ये डॉन और जियो टीवी का ये सब दिखाता रहता हूं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ज्यादातर क्या होता है, मैं जो ग्राउंड पे पाकिस्तानी से जो काम कर रहे हैं मैं उनसे बातचीत करता हूं, क्योंकि मैं जा तो सकता नहीं, ना मुझे जाने की कोई इच्छा है वहां पे, लेकिन ये वहां पे काम हो रहा है और बहुत बुरा हाल है वहां पे, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मंत्रियों से हफ्ता लिया जा रहा है, लोगों को खुलेआम किडनैप करके फिरौती, और वो कौन कर रहा है? तालिबान। तालिबान कौन? ये जिनको इमरान खान कहता था हमारे मुसलमान बिरादर हैं और जिन्होंने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। अब उन्होंने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया, अब आ गए पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए। जस्ट FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन। दोस्तों, चाइना को क्या मोहब्बत है आतंकवादियों से, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चीन में अगर कोई मुसलमान अपनी आवाज़ उठा दे तो ये उसको जेल में डाल देते हैं, उसके परिवार को जेल में डाल देते हैं, 3 घर इधर, 3 घर उधर, 3 घर ऊपर, 3 घर नीचे, सब जेल। लेकिन पाकिस्तान में जो टेररिस्ट्स हैं वहां पे तो बेचारे कुछ नहीं बोलते, वीगर मुसलमान चुप ही रहते हैं चीन में, लेकिन पाकिस्तान के टेररिस्ट को बड़ा प्रोटेक्ट करता है चाइना। अभी लेटेस्ट खबर एक और आई है कि चाइना हैज ब्लॉक्ड अ जॉइंट मूव बाय इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू सैंक्शन लश्कर ए तैयबा लीडर शाहिद महमूद एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 4 बार इस साल कर चुका है चाइना ये। हम कहते हैं कि ये बंदा आतंकवादी है, चीन कहता है नहीं ये तो फरिश्ता है, ये तो एनजीओ में काम करता है। हम कहते हैं लश्कर है, कहता है लश्कर क्या है, लश्कर तो एनजीओ है। अब देखिए चाइना ने और क्या क्या करा है। अब्दुल रहमान मक्की को जून में चाइना ने इसी तरीके से प्रोटेक्ट करा। जैश ए मोहम्मद का अब्दुल रऊफ अजहर को अगस्त में इसी तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट करा, इसी तरीके से उन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट नहीं होने दिया। और लश्कर ए तैयबा का जो ऑपरेटिव है साजिद मीर, इसके पहले इन्होंने काम करा था, चाइना ने जो जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जब भी भारत और अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहते हैं ये बंदा है, ठीक है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, इसने भारत के खिलाफ काम करा, ये प्रूफ है, तो इसमें क्या है कि सबकी वोटिंग चलती है टेक्निकल होल्ड के लिए 6 महीने का, इसके लिए वोटिंग चलती है। चाइनीज हर समय बीच में आके कहते हैं नहीं ये बंदा बड़ा अच्छा है, और पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं। यही लोग अंदर पाकिस्तानियों को काट रहे हैं, फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 लोग मर गए हमारे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख मर गए। तो ऐसे लोगों को हीरो बनाओगे तो मारेंगे। और चाइना, देखो चाइना, पाकिस्तानियों को एक बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है, देखो चाइना चाहता है जो भी गंद हो ना चाइना में ना हो, पाकिस्तान में हो। तो पाकिस्तान में गंद हो रहा है, चाइना को कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को सबको जेल में जाना चाहिए था, इनको कायदे से इंडिया को हैंडओवर करना चाहिए था और इंडियन जेल में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं करेंगे, पोल पत्री खुल जाएगी। और चाइना हर समय यह चाहेगा कि भाई हमारे पास कुछ तो हथियार हो, कुछ तो औजार हो, कुछ तो ऐसी चीज हो जिससे हम भारत को परेशान कर सकें। खुद चाइना कहता है कि हमें आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? जिस बंदे की जेब फटी हो, ठीक है, जो एक हाथ से अपनी पैंट ऊपर पकड़ा हो क्योंकि बेल्ट नहीं है उसके पास, और दूसरे हाथ में कटोरा लेके फिर रहा हो, उसमें इतनी हिम्मत कैसे आती है कि भारत में आतंकवाद फैलाए? कि उसके अब्बू जान बैठे हैं चाइना सारा स्पॉन्सर करवाता है, और चाइना खुद अपने हाथ गंदे नहीं करता। उसको पता है जब आपको मट्टी में लौटने के लिए एक जानवर मिल गया है तो खुद अपने हाथ क्यों गंदे करने पाकिस्तान को बोलता है लौटो, पैसा फेंकता है, पाकिस्तान लौटता है मट्टी में। यही काम चीन करवा रहा है, और चाइना ने फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक कर दिया। मेरा पहले से कहना है, देखो यार, कभी ना कभी हमें स्टेप लेना पड़ेगा, कभी ना कभी हमें आगे आके ये स्टेप लेना पड़ेगा, और कभी ना कभी हमें दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि अगर आप भारत में कुछ गड़बड़ करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं यार, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे अगर आप भारत के साथ करेंगे। वो हमने करना शुरू कर दिया है। बालाकोट था, सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, वो यही थी। अब ऐसी जरूरत आई है हमें कि हमें इसको एक कदम आगे ले जाना है, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां कसना। अभी चूड़ियां और कसने की जरूरत है पाकिस्तान की। अब इनकी आह नहीं निकली मुंह से, अब इनकी आह निकलेगी। तो कैसे चूड़ियां कसेंगे हम? पाकिस्तान, देखिए डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ तो पाकिस्तान बहुत तेजी से जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान, ठीक है, हर जगह से पाकिस्तान को तोड़ना मरोड़ना। पाकिस्तान की रेपुटेशन वैसे ही मट्टी में मिल रखी है, और एक चीज, हमें टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ।
ठीक है, हाफिज सईद को उड़ा दिया, ये सब ये ठीक है, ये तो कोवर्ट ऑपरेशन है, लेकिन टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन खुल के दुनिया के सामने आई है। क्या हो गया, होता क्या है? अगर चाइना कहता है कि हम चढ़ दौड़ेंगे ताइवान के ऊपर, तो क्या हुआ चाइना को? रशिया ने पूरा हिला के रखा यूक्रेन, क्या हो गया रशिया को? इंडिया तो उतना कुछ नहीं कर रहा। अगर इंडिया सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूं, जितना पाकिस्तान करता है ना, जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को सजा नहीं देंगे ये चीजें नहीं रुकेंगी। आप हाफिज सईद को मार दो, दाऊद को मार दो, सबको मार दो, कुछ नहीं होगा। रावण के सर हैं ये, काटोगे तो दोबारा उगाएंगे, दोबारा परेशान करेंगे। ये तो रावण के सर हैं, आप इनको काटते रहिए। आप काट रहे हैं इनको 30-40 साल से कश्मीर में, ये फिर उग रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी गलत है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल सी होनी चाहिए कि नाभि में तीर मारो, और नाभि है पाकिस्तानी फौज। अगली बार कुछ ऐसा हो, आप कुछ यूनाइटेड नेशंस कुछ में मत जाओ। एक डिवीजन हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान आर्मी का, इन्फेंट्री डिवीजन, लाइन ऑफ कंट्रोल के 15-20-30 किलोमीटर पीछे, आप उस डिव हेडक्वार्टर को साफ कर दो। यहां से आपने करीब पिनाका फायर, पिनाका गिरेगी डिव हेडक्वार्टर में, और डिव हेडक्वार्टर में दोस्तों मेरा विश्वास करिए, अगर पिनाका का एक सैल्वो फायर हो गया और पाकिस्तान के एक डिव हेडक्वार्टर पे गिर गया, तो वहां पे आपको सिर्फ राख और रेत मिलेगी और अंगारे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा सेकंडों में, मिनट भी नहीं लगेंगे। रॉकेट गिरे और खत्म। एक बार आपने पिनाका वहां पे फायर कर दिया तो। और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान दंदनाता जो फिरता है ना, पाकिस्तान जो दंदनाता फिरता है, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी चुभन महसूस नहीं हुई। हाँ ठीक है, एफएटीएफ, देखिए बात है कि एफएटीएफ से पाकिस्तान को काफी लॉस हुआ, लेकिन आप एक बात और समझिए ना कि एफएटीएफ से नुकसान किसको हुआ? जो चंद खानदान हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं, उनको नुकसान थोड़ा ना हुआ। जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं उनको नुकसान थोड़ा ना हुआ। उनके तो बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके तो बच्चे आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं अमेरिका में, उनको थोड़ा ना नुकसान हो गया। तो जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, आपके एक्शन से उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंच रहा। वो तो फिर पैसा लूटेगा, फिर पैसा बाहर ले जाएगा। उसके 2-2 पासपोर्ट हैं, वो तो रिटायर होकर वहीं पे सेटल हो जाएगा। पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ तो बाहर हैं, अंदर कौन है? मैं कई बार बता चुका हूं, अशफाक परवेज क्या नहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, रहील शरीफ वो बैठे हुए सऊदी अरेबिया में, परवेज मुशर्रफ दुबई और लंदन के बीच में शक्ल करता है। पता नहीं कितने इनके जनरल, कितने आर्मी चीफ सब बाहर हैं। क्या फर्क पड़ता है? परवेज मुशर्रफ ने कारगिल करा, 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। वो मजे मार रहा है वहां पे, है ना। अलकायदा को सपोर्ट करने वाला अशफाक परवेज क्या नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में मजे मार रहा है, वो रिटायर हो गया। उसने पैसे वैसे लिए अमेरिकन से, करोड़ों डॉलरों का मालिक है, वो ऐश कर रहा है वहां पे। रहील शरीफ सऊदी अरेबिया में ऐश कर रहा है। तो भाई somebody needs to pay for what is done to India, मैं वो कह रहा हूं। और पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट होगी ओवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन। ये ठीक है, हाफिज सईद, देखिए हाफिज सईद जो है ना, वो सिर्फ एक नाम है। कल आप हाफिज सईद को मारेंगे, और मैं चाहता हूं कि उसको मार दें, लेकिन अगर आप हाफिज सईद को मारेंगे तो फिर एक और बंदा तैयार हो जाएगा, उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन काम वही करेगा जो हाफिज सईद कर रहा है। आज आपका सरदर्द हाफिज सईद है, कल आपका सरदर्द कोई और हो जाएगा। आप मार दीजिए दाऊद इब्राहिम को, ये 3-4 साल चुप रहेंगे, फिर से एक दाऊद इब्राहिम को खड़ा कर देंगे, क्योंकि इनको सूट करता है। पर ये लोग कौन है जो हाफिज सईद को खड़ा कर रहे हैं? कौन है जो दाऊद इब्राहिम को खड़ा कर रहे हैं? पाकिस्तानी फौज। एक बार आपने इनका ब्रिगेड या डिव हेडक्वार्टर वाइप आउट कर दिया, फिर आप देखिए कुछ नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, 2 दिन में शांत हो जाएंगे। और उनसे कह देना कि अगर कश्मीर में कुछ हुआ, एक कश्मीरी पंडित, एक कश्मीरी हिंदू, या जेएनके पुलिस वाला जो भी है, या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान हो, उसको खरोच आई ना, तो तुम्हारा एक डिव हेडक्वार्टर गया, तुम्हारा एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर गया। जब तक पाकिस्तानी आर्मी को कैजुअलिटीज नहीं होंगी, यह मामला सेट नहीं होने वाला। चाइना वही ड्रामा करता रहेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक करता रहेगा। आप लड़ते रहिए इनके साथ, ये 50 साल तक और लड़ते रहेंगे और आपका खून पिएंगे। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, बॉम्ब देयर डिव हेडक्वार्टर्स। मैं तो कह रहा हूं बॉम्ब देयर कोर हेडक्वार्टर्स, डजंट मैटर। अपने पृथ्वी मिसाइल हैं जितनी भी हैं, ये काहे के लिए? ये रिपब्लिक डे परेड के लिए। कर दो एक बार, ठोक ठाक के उनको फिट कर दो। मैं बता रहा हूं, दे आर द मोस्ट पोलाइट पीपल ऑन अर्थ। पाकिस्तानियों के अगर कनपटी पे आपने मामला रख दिया ना, तो उनसे प्यारे कोई लोग नहीं है। बस उनके अंदर थोड़ा सा डर पैदा करने की जरूरत है। उनसे प्यारा कोई बंदा ही नहीं। जब डरे हुए होते हैं बड़े प्यारे होते हैं। वो तो डर नहीं होता तब वो उत्पात मचाते हैं। तो आप उनके अंदर खौफ डालिए, उनके अंदर डर डालिए, और ओवर्ट, नथिंग कोवर्ट, कोई नहीं कि ये करना है वो करना है, चुप चुपा के कुछ नहीं।
खुल के जाओ, बोफोर्स खोलो, खुल के जाओ, पिनाका खोलो, वाइप आउट समथिंग ऑफ मिलिट्री सिग्निफिकेंस। ये चुपचाप हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मैं जल्द आऊंगा एक और वीडियो लेके। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।